हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। देन हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो ये काफी फंडामेंटल लेक्चर है। ये लेक्चर अपना बेस रेडी करेगा आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर से। जेई मेन के पर्सपेक्टिव से ये वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जेई मेन में हर साल ही लगभग किसी ना किसी शिफ्ट में तो इससे एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, तो पहला अपन क्या ले रहे हैं कि कंडक्टर्स के लिए देखते हैं कि रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस उसका किस तरह से वेरी करता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो रेजिस्टिविटी होती है भाई m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पर m क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ई क्या है अपना? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और टाउ क्या होता है इधर? टाउ होता है अपना रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर अपन ने इंक्रीज किया तो इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अब जल्दी जल्दी एक दूसरे से कोलाइड करने लगेंगे। मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या होगा? वो घट जाएगा। जब दो कोलिजन के बीच का टाइम घटा तो इस रिलेशन से अपने को दिख रहा है रो क्या होगा? रो बढ़ जाएगा। ठीक है, और कंडक्टर के लिए खास बात ये होती है कि इनका जो एन है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो कांस्टेंट रहते हैं, टेम्परेचर पे वेरी नहीं करते। ओके, तो अगर अपन ने टेम्परेचर घटाया तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर्स के केस में क्या चलता है भाई कि जैसे जैसे तुम उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स की। फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर अपना पूरा चैप्टर है, क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स। वहां पे हम सिर्फ सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी ठीक है, रेजिस्टिविटी का तो सेम ही फॉर्मूला चलता है, आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। लेकिन यहाँ पर तुम्हें मैं एक खास बात बता दूं कि पहली बात तो यही कि अगर टेम्परेचर को अपन बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी यही होता है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, उनका रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। बट द थिंग इज कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो जनरेट होते रहते हैं जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। टाउ घट रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, एंड दिस इज मोर प्रोमिनेंट टर्म। मतलब जितना टाउ घटेगा नहीं उससे ज्यादा एन बढ़ चुका होगा। तो एन क्या है इधर? अपना प्रोमिनेंट टर्म है। तो अगर मैं बोलूं ओवरऑल कि एन इंटू टाउ बढ़ेगा या घटेगा, भाई एन बढ़ रहा है टाउ घट रहा है, ओवरऑल एन ज्यादा बढ़ रहा है टाउ के कंपैरिजन में। टाउ जितना घट रहा है उससे डबल रेट से क्या हो रहा है? अपना एन बढ़ रहा है। तो ओवरऑल एन इंटू टाउ वाला जो टर्म है ये क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। अगर एन इंटू टाउ वाला टर्म बढ़ गया तो भाई इस फॉर्मूले में देखो, अगर एन इंटू टाउ बढ़ा मतलब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ा तो ओवरऑल रेजिस्टिविटी क्या होगी? इसकी घट जाएगी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा होता है कि अगर तुम उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टिविटी घटेगी, या तुम बोल सकते हो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। बट कंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपने को सीबीएसई वगैरह में ना, या फिर इस बार जेई मेन 2025 में भी ग्राफ पूछ लेता है, वो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाओ, ये वो पूछ लेता है। ठीक है, तो वो ग्राफ मैंने पहले से बना रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि तुम देख सकते हो कि पहला ग्राफ है अपना कॉपर के लिए, दैट इज एक मेटल के लिए। मेटल के लिए हम जानते हैं टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टिविटी भी वैसे वैसे बढ़ेगी। तो रेजिस्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है टेम्परेचर के साथ। नाइक्रोम, नाइक्रोम एक एलॉय है। एलॉय के केसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और रेजिस्टिविटी जनरली लीनियरली बढ़ती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम बोले, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी घटती जाती है, तो इसीलिए इस तरह से ये ग्राफ अपने को देखने को मिला। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ कि इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव, इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये पॉजिटिव, इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अभी अपन आगे बात भी करने वाले हैं इसकी। ये क्या बताता है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है तो अल्फा पॉजिटिव, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस घट रहा है तो अल्फा क्या हो जाता है? उसके लिए नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स के लिए, और एलॉयज के लिए भी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला चलता है। कंडक्टर्स और एलॉय के लिए क्या फॉर्मूला चलता है कि भाई कंडक्टर और एलॉय के लिए देखा गया कि अगर टेम्परेचर अपन ने चेंज किया है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि उसकी जो रेजिस्टिविटी में चेंज आता है, डीरो बोलता हूँ, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर में भी चेंज कैसा है भाई? स्मॉल है।
तो पाया गया कि ये जो डी रो है इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी। ठीक है, फिर और क्या देखा गया कि डी रो इज प्रोपोर्शनल टू डी टी, चेंज इन टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है। एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं ये। ठीक है, डी रो इज प्रोपोर्शनल टू, ओवरऑल क्या हो जाएगा, डी रो इज प्रोपोर्शनल टू रो नॉट इंटू डी टी। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है अपना डी रो इज इक्वल्स टू अल्फा रो नॉट इंटू डी टी। रो नॉट क्या है, अपनी इनिशियल रेजिस्टिविटी है। अल्फा को हम बोलते हैं, अल्फा इज, ये बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये होता क्या है, इट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, कुछ भी बोल सकते हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। ये हमें ये बताता है कि अगर हम पर डिग्री टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में कितना राइज आएगा। ये कौन बताता है अपने को, अल्फा बताता है। क्या बताता है कि पर डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का चेंज लाऊंगा मैं टेम्परेचर में, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी घट जाएगी, वो कौन बताता है अपने को, अल्फा बताता है। ठीक है, अब देखो ये तो डी रो तो स्मॉल चेंज की बात होगी, लेकिन अगर हम फाइनाइट टेम्परेचर चेंज की बात करें या फाइनाइट रेजिस्टिविटी में चेंज की बात करें, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर फाइनाइट चेंज। ठीक है, फाइनाइट चेंज के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा तुम्हारे पास, यहाँ से ये मिल जाएगा डी रो इज इक्वल्स टू अल्फा रो नॉट इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम रो नॉट टू रो, और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। ओके, तो रो के देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो का एक तो फॉर्मूला ये मिल गया तुम्हें कि रो इज इक्वल्स टू, इसको करोगे इंटीग्रेट तो ये क्या आ जाएगा, रो माइनस रो नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, रो नॉट को बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा टी इनिशियल से टी फाइनल अल्फा डी टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो रो का क्या फॉर्मूला मिल रहा है, तो रो का अपने को फॉर्मूला मिल रहा है रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस इंटीग्रेशन अल्फा डी टी एंड लिमिट इज फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। ये तो तब है जब अल्फा तुम्हारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो, तो अपन ये रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अल्फा अपना कांस्टेंट है, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट है तो वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटीग्रेशन टी इनिशियल टू टी फाइनल ऑफ डी टी। तो रोल क्या बन जाएगा, ये रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना रो इज इक्वल्स टू रो नॉट, इसको लिख लेते हैं हम 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये अपने पास फॉर्मूले बने रेजिस्टिविटी का, एक फॉर्मूला ये बना और एक फॉर्मूला ये वाला अपन याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला तब यूज होगा व्हेन अल्फा इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जब अल्फा तुम्हारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इन द सेम केस अगर रेजिस्टिविटी की जगह तुम्हारे पास रेजिस्टेंस आ जाए, रेजिस्टेंस दे दिया जाए, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी यही हो जाता है आर नॉट 1 प्लस इंटीग्रल अल्फा डी टी, लिमिट इज फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो r इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है रेजिस्टेंस के लिए, और रेजिस्टिविटी के लिए ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही फॉर्मूले चलते हैं भाई। आज समझ में आ रही है, इधर भी ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे जब अल्फा अपना टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, और ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब अल्फा अपना कांस्टेंट हो। और जनरली अपने को अल्फा कांस्टेंट ही दिया जाता है, लेकिन अगर एग्जामिनर को अच्छा प्रॉब्लम सेट करना होगा ना, तो वो अल्फा को टेम्परेचर के साथ वेरी करा देगा। बात समझ में आ रही है। अब एक बार यहाँ पर टर्म्स को देख लेते हैं कि ये रो नॉट क्या है सर, टी इनिशियल क्या है, टी फाइनल क्या है, इसको एक बार ध्यान से देख लो भाई। ये जो रो नॉट होता है, रो नॉट क्या होता है अपना, रो नॉट इज रेजिस्टिविटी एट टी इनिशियल, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एट टी इनिशियल, और रेफरेंस टेम्परेचर भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, रेफरेंस टेम्परेचर। ओके, और रो क्या है अपना, रो इज जनरल रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हमें बताता है कि पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर होगा तो कितना रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है भाई, इसका ऑर्डर जो होता है ना, इट इज इन ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -6 से लेकर इसकी वैल्यू 10 की पावर -6 पर सेल्सियस इनवर्स के फॉर्म में होती है।
बात समझ में आ गई। ऑर्डर होता है बस जस्ट एक एस्टिमेशन याद रखने के लिए, मतलब याद तो नहीं बट आइडिया दिमाग में रहना चाहिए कि अल्फा का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁻5 और 10⁻⁻6 के ऑर्डर में होता है ये। बात समझ में आ गई। अब एक प्रॉब्लम में करते हैं जो कि जेई मेन में पूछा गया है तुमसे। क्या पूछा गया था भाई, एक ग्राफ दे दिया, वी वर्सेस आई ग्राफ दे दिया, और दो लाइक स्लोप्स दे दिए तुम्हें, और बोला कि ये ऑब्जर्वेशन कब कब है। एक ऑब्जर्वेशन है T1 टेम्परेचर पे, एक ऑब्जर्वेशन है T2 टेम्परेचर पे। तो बोल रहा है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें पता है भाई इसका स्लोप जो होता है, स्लोप, इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वी वर्सेस आई, स्लोप ऑफ वी वर्सेस आई, ये अपने को क्या देता है, ये देता है अपने को रेजिस्टेंस, ये अपने को रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो अपने को दिख रहा है कि कौन सा स्लोप ज्यादा है, स्लोप 1 वाले का ज्यादा है एज कंपेयर टू स्लोप फॉर 2 वाला कर्व। तो हम क्लियरली यहां से बोल सकते हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R2। और हमें पता है कि अगर ये एक रेजिस्टर है जो कि किसी एलॉय से बना है या कंडक्टर से बना हुआ है, तो हम ये समझ जाएंगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा या जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो सी ऑप्शन अपना हो जाएगा। बहुत ईजी प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई दो रॉड है, उनको तुमने ज्वाइन करके रखा हुआ है सच दैट पहले रॉड के लिए उसकी रेजिस्टिविटी है ρ1 और टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसका α1। दूसरे के लिए ρ2 α2 गिवन है, दोनों की लेंथ ही कितनी है l, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम मान लो। एक रॉड को बोल दिया रॉड ए, दूसरी रॉड को बोल दिया रॉड बी। हमें क्या बोला हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ρ a ρ b α b सच दैट रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इन सब के बीच में रिलेशन बताना है, ρ a ρ b और α b सच दैट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। भाई रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितना इनिशियल टेम्परेचर होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, जितना इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, पूरी रॉड का फाइनल रेजिस्टेंस होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस इक्वली होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ए वाली रॉड के लिए मैं इनिशियल रेजिस्टेंस लिखूं तो रेजिस्टेंस होता है रो इज इक्वल आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए प्लस रो टू एल बाय ए। दिस शुड बी इक्वल्स टू, अगर हम बोलें कि फाइनल रेजिस्टेंस रॉड 1 का कितना हो जाएगा, फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसकी रो वेरी कर जाएगा। अब इसका नया रो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ρ1 प्लस α1 डेल्टा टी इंटू एल अपॉन ए। ऐसी दूसरी वाले रॉड के लिए रो कितना हो जाएगा, ρ2 1 प्लस α2 डेल्टा टी इंटू एल अपॉन ए। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, ρ1 प्लस ρ2 इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ1 α1 डेल्टा टी प्लस ρ2 प्लस ρ2 α2 डेल्टा टी। यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है ρ1 ρ2 कैंसिल, तो ओवरऑल रिलेशन क्या बन गया, α1 ρ1 प्लस α2 ρ2, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। भाई α1 α2 अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है तो भाई α1 पॉजिटिव होना चाहिए और α2 नेगेटिव होना चाहिए। और अगर ऐसा केस है, हम जानते हैं अल्फा पॉजिटिव होता है किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, अल्फा नेगेटिव होता है किसके लिए, कंडक्टर इन सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो इट मींस अगर हमें ऐसी रॉड बनानी है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहे, तो ऐसी रॉड बनेगी ऐसे दो मटेरियल यूज करके जिनमें एक कंडक्टर होना चाहिए, दूसरा सेमीकंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, वही बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो नोट कर लो भाई इस बात को, क्या नोट करना है कि अगर ऐसी रोड को एग्जिस्ट करना है तो उसका एक मटेरियल होना चाहिए सेमीकंडक्टर और एक होना चाहिए कंडक्टर। और वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। और दूसरा ये नोट कर लेना कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, कंसिडर टू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस आर एंड 2R। दो अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखे हैं जिसमें अपने को R1 दे रखा है कितना, R, और R2 कितना दे रखा है, 2R, विद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी 2 अल्फा एंड 3 अल्फा। इसके लिए अल्फा 1 कितना है भाई, 2 अल्फा, इसके लिए अल्फा 2 कितना है, 3 अल्फा। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। पहला केस तो ये है कि दोनों रेजिस्टेंस को जब अपन ने सीरीज में जोड़ दिया, दूसरा केस है जब दोनों रेजिस्टेंस को अपन ने पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी इज आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो पहले अपन क्या कर रहे हैं, सीरीज में जोड़ लेते हैं भाई। पहला किस में जोड़ रहे हैं, सीरीज में।
तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है R, और R2 की वैल्यू कितनी है 2R। तो R सीरीज की इनिशियल वैल्यू कितनी है 3R। अब किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हम बोलेंगे RS डैश, RS की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, R1 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और R2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। RS डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी इनिशियल वैल्यू डेट इज 3R, 1 प्लस इसके लिए अल्फा इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा टी। R1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी इनिशियल वैल्यू R, 1 प्लस इसके लिए अल्फा कितना है 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, प्लस R2 डैश, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था 2R, एंड 1 प्लस इसका अल्फा है 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा भाई, R से R तो कैंसिल होता ही दिख रहा है मेरे को, ये आ जाएगा 3 प्लस 3 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस 2 प्लस 6 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से देखो 2 प्लस 1 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी भी तीनों का कैंसिल हो जाएगा, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि 3 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ये अपने पास कितना आ जाएगा 8 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 8 अल्फा अपॉन 3, ये आ गया अल्फा इक्विवेलेंट इसका। ठीक है, बी केस देखते हैं, जब अपन ने दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। तो अगर हम पैरेलल में ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 बाय आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अच्छा, इनिशियल वैल्यू कितनी होगी इसकी, इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 1 बाय, रेजिस्टेंसेस क्या कहते हैं अपने पास R एंड 2R, 1 बाय R प्लस 1 बाय 2R। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो RP की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, आएगी 2R बाय 3। अब अगर टेम्परेचर को अपन बढ़ा दे तो इन तीनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी RP डैश, और इसकी वैल्यू हो जाएगी R1 डैश, और इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 डैश। आज समझ में आ रही है। अब वैल्यूज लिख लो, R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2R बाय 3, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा टी, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, और ये R2 डैश हो जाएगा, ये R2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1 अपॉन 2R 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ये वैल्यूज अपने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ से R कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 2, और मैं 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी को भी ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो उसकी पावर कितनी बन जाएगी -1। यहाँ पे बन जाएगा ये 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी रेस्ट पावर -1, और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा बहुत छोटा होता है ना, अल्फा कितना होता है 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, 5 से 10 की पावर -6 के ऑर्डर में। तो ये इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व कर रहा हूँ। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर अगर तुम्हारे पास -n है तो तुम इसको लिख सकते हो 1 माइनस nx। तो वही यहाँ पे किया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी, और ये हो जाएगा 1 बाय 2 1 माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा -3 बाय 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। देखो ये 3 बाय 2 और 1 प्लस 1 बाय 2, वो भी 3 बाय 2, वो तो कैंसिल ही हो गए। दिस इज इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7 अल्फा, -7 अल्फा बाय 2 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से देखो अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, अल्फा इक्विवेलेंट अपने पास आ जाएगा 7 अल्फा अपॉन 3, यही अपना अल्फा इक्विवेलेंट है। आज समझ में आ गई भाई। ऊपर कितना आया था 8 अल्फा बाय 3, यहाँ पर कितना आया 7 अल्फा बाय 3 अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू। ओके, तो देखो जेई मेन 2024 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम ही अपन से पूछा गया। क्या बोला हुआ है, दो कंडक्टर है और दोनों का सेम रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्या दे रखा है भाई कि 0 डिग्री सेल्सियस पे दो कंडक्टर है, दोनों का ही सेम रेजिस्टेंस है, लेट्स से R, है ना, और उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है α1 एंड α2। बोला है अल्फा इक्विवेलेंट कितना होगा जब तुमने उनको एक बार सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। सीरीज में कनेक्ट किया और अपन ने 0 डिग्री सेल्सियस पे देखना चाहा, तो हम बोलेंगे R सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2,
और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2R। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और लेट से T डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो दोनों की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, R1 R2 की, और RS डैश की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो RS डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी इनिशियल वैल्यू थी 2R, 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट इनटू डेल्टा T, दिस शुड बी इक्वल्स टू R 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T प्लस R 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा T। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, R से R तो वैसे ही गया, तो आ जाएगा 2 प्लस 2 अल्फा इक्वलेंट डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो अल्फा इक्वलेंट तुम सॉल्व करोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2। ये किसके लिए आ गया, ये आ गया अपना सीरीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं पैरेलल के लिए कैसा करेंगे। पैरेलल के लिए अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें, तो भाई पैरेलल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर आर पी की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाय आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाय आर। दिस इम्प्लाइज पैरेलल में 0 डिग्री सेल्सियस पे आर पी की वैल्यू कितनी है, आर बाई 2, है ना। अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा और टेम्परेचर को लेट से T डिग्री सेल्सियस अगर मैंने कर दिया, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से बोलूंगा कि आरपी डैश, आरपी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, R1 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और R2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और ये हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1, बेसिकली ये आएगा R बाई 2, तो 2 ऊपर लिख दिया, R1 प्लस अल्फा इक्वलेंट इंटू डेल्टा T, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय R 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T प्लस 1 बाय R 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T। अब R से R तो कैंसिल ही कर दो, है ना, और इसको भी ऊपर ले जाओ और बाइनोमियल लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा T प्लस 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा T, बाइनोमियल लगाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इक्वलेंट अगेन सॉल्व करोगे, तो ये भी तुम्हारे पास मिल जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, हमें क्या दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व इज मोस्ट सुटेबल टू बी यूज इन वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर। तो जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स होते हैं ना, अपने स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स जो होते हैं उनको हम बनाते हैं जनरली एलॉय वगैरह से, याद रखना। स्टैंडर्ड रेजिस्टर जो होते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, इनको हम एलॉय वगैरह से बनाते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, और जनरली कार्बन रेजिस्टर बोलते हैं, तो कार्बन से भी बनाते हैं। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, इन सब की रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, बट इट इंक्रीजेस वेरी स्लोली, बट इट इंक्रीजेस वेरी स्लोली, मतलब बढ़ेगी तो बट बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं आता, अगर टेम्परेचर में 10-20 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है ना, तो जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर है उनके रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कौन सा वाला बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर अपने को नजर आ रहा है, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन देखो, ये सी वाला बिल्कुल नहीं होगा, डी और बी वाला बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी घट रही है, बट नॉर्मल ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल रेजिस्टर्स में क्या होता है, जो कि अपने कंडक्टर या फिर एलॉय के बने हुए, उनमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। मतलब दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, या तो ए ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में दिक्कत ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाने में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आ जा रहा है रेजिस्टिविटी में। लेकिन डी ऑप्शन में क्या है, तुम देख रहे हो कि टेम्परेचर को बढ़ाते तो गए, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टिविटी में उतना चेंज देखने को मिला ही नहीं। इट मींस स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाने के लिए जो कर्व होना चाहिए वो अपना डी कर्व होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो याद रखना कि स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनका रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर लीनियर ग्राफ शो करते हैं, और लीनियर ग्राफ भी इस तरह से शो करते हैं कि टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टिविटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। बात समझ में आ गई, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2022। ओके, तो क्या दे रखा है यहाँ पर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज मेजर्ड एज 2 ohm एंड 3 ohm एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। मतलब हमें अल्फा फाइंड करना है, और क्या दे रखा है अपने को, रेजिस्टेंस 2 ohm दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस पे, 3 ohm दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। और ये डेल्टा टी क्या होता है, ये डेल्टा टी होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल।
अब सीन्स यहाँ पर रेफरेंस टेम्परेचर, टी इनिशियल क्या था, रेफरेंस टेम्परेचर, और इन्होंने रेफरेंस टेम्परेचर की कुछ बात ही नहीं करी है। अगर जब टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर नहीं दे रखा तो रेफरेंस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस ले लेना। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, इनिशियली देखेंगे हम 2 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा, टी फाइनल इज 10 माइनस 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस 10 अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन अगर हम बात करेंगे कब, अगर हम बात करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो रेजिस्टेंस हो चुका है 3 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा 30 माइनस 0, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस 30 अल्फा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो सॉल्व करने के लिए, अल्फा अगर तुम्हें चाहिए तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो ये तुम्हारे पास क्या दे देगी, ये दे देगी 2/3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 30 अल्फा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें मिलेगा 2 प्लस 60 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 30 अल्फा। तो ओवरऑल ये तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 1/30, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.033 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, मतलब ऑप्शन ए ही इसका क्या है, सही आंसर है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। ये भी इजी प्रॉब्लम है और ये पूछी गई थी जेई मेन 2024 में। क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज रेजिस्टेंस 60 ओम एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, 60 ओम दे रखा है भाई, तो रेजिस्टेंस इज 60 ओम एट रूम टेम्परेचर, सो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इनिशियली बात करें हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगेन यहाँ पर रेफरेंस टेम्परेचर की उसने कोई बात नहीं करी है, नहीं बात करी तो कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या लिख लेंगे इसको 27 माइनस 0, तो यहाँ से क्या मिल रहा है इनिशियली, तो 60 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस 27 अल्फा। फिर इसने क्या बोला, इसने बोला दैट टोस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट की सप्लाई एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट रीचेस 2.75 एम्पियर। यू हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर अटेंडेड बाय टोस्टर इज अराउंड। भाई उसने ये बोला फाइनली कि जब इसमें से सप्लाई वगैरह पास करी गई तो इसमें करंट पाया गया 2.75 ओम, तो जब 2.75 करंट फ्लो हो रहा था तब इसको अपन ने सप्लाई से कनेक्ट कर लिया। अभी क्या था, अभी नॉर्मली सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया हुआ था, तो नॉर्मल वो टेम्परेचर दिखा रहा था अपने को जो उसको दिखाना चाहिए। ओके, तो अब हम ये बोलेंगे कि अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं टेम्परेचर कितना हो गया होगा, टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो चुका होगा, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि अब जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज आर डैश। आर डैश इज जो भी वोल्टेज है 220 वोल्ट अपॉन जो भी इसका करंट है, आर इज वी अपॉन आई ओम्स लॉ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 80 ओम। तो हम बोलेंगे आर डैश इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर डैश की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, ये हो गई है 80 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी नहीं पता तो हो जाएगा T माइनस 0। डेल्टा टी क्या होगा, T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस होगा या नहीं होगा, तो ये T आ जाएगा ओवरऑल, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू टी। ठीक है, अच्छा अल्फा इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये अच्छी बात है, तो वैल्यू ही पुट कर दें अल्फा की, चलो बाद में पुट कर लेंगे अल्फा की वैल्यू। अब क्या करते हैं, फिर से सेम वही वाला काम करेंगे कि इक्वेशन 1 है अगर ये अपनी और ये है अपनी इक्वेशन 2, तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा अपने को 60 अपॉन 80 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 27 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टी, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा ऊपर 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 27 अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ से सॉल्व करो इसको, ये बन जाएगा 3 प्लस 3 अल्फा टी इज इक्वल्स टू 4 प्लस हो जाएगा 8 का 2 10 108 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 प्लस 108, 4 नहीं आएगा 1 आएगा, ये 1 प्लस 108 अल्फा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू भी डिवाइडेड बाय 3 अल्फा होगा, तो 1 प्लस 108 और ये वैल्यू कितनी है अल्फा की अपने पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसको देखो तो तुम्हारे पास ये निकल के आएगा जब सॉल्व करोगे इसको, ये आएगा 1694 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला यूज करना है और आराम से अपना
जो भी पूछा गया है, टेम्परेचर, अल्फा वगैरह सब हम बता सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है अपने पास ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस क्या होंगे? ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, मतलब जिसका वी वर्सेस आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, दोज आर नोन एज ओमिक रेजिस्टेंस। एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या है? ऐसे रेजिस्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे ये कोई मटेरियल है, इसके लिए वी वर्सेस आई ग्राफ बनाया, इस तरह से आया, इसने कुछ रेंज तक तो ओम्स लॉ को फॉलो किया यहाँ तक, उसके बाद वो अपने ओमिक बिहेवियर से डेविएट कर गया। ऐसे जो रेजिस्टर्स है उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। और इसका अच्छा खासा एग्जांपल कौन है? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन अपन चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। आज समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो ये काफी इजी है बट काफी इंपॉर्टेंट है। सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सर्किट सॉल्व होते हैं। अगर एक स्टेप भी नहीं पता तो सर्किट सॉल्व नहीं होगा भाई। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। पहले अपन देखने चाह रहे हैं कि ये बैटरी का रोल क्या है। भाई बैटरी का रोल हमने बताया था कि बैटरी अपने टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है। बैटरी का ये जो बड़ा डंडा होगा, बड़ा डंडा, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी का जो छोटा डंडा होगा, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी बोलती है कि भाई हायर टर्मिनल का वोल्टेज माइनस लोअर टर्मिनल का वोल्टेज, दिस शुड बी इक्वल टू मेरा वोल्टेज। मेरा वोल्टेज मतलब बैटरी का वोल्टेज। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हायर पे कौन कनेक्ट है? ए पॉइंट कनेक्ट है। तो और लोअर पे कौन है? बी। तो वी हायर माइनस वी लोअर, ये किसके बराबर आएगा? बैटरी के वोल्टेज के बराबर। ठीक है, इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक बैटरी दे रखी है, उसका ए टर्मिनल, हायर टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। तो बोला है उसके लोअर टर्मिनल, दैट इज बी वाला जो टर्मिनल है, उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो बैटरी के लिए भाई ये बात ट्रू है कि वी हायर दैट इज वी ए माइनस वी लोअर दैट इज वी बी, दिस शुड बी इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज विच इज 10। वी हायर कितना है अपने पास? 2 माइनस बैटरी का वोल्टेज वी बी, दिस शुड बी इक्वल टू 10। तो यहाँ से वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? -8 वोल्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं। देखो इस वाले प्रॉब्लम में भी क्या दे रखा है कि इसका लोअर वाला टर्मिनल 5 वोल्ट पे है, तो बोला हायर वाला टर्मिनल कितने वोल्ट पे होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई वी हायर दैट इज वी बी माइनस वी लोअर दैट इज वी ए, दिस शुड बी इक्वल्स टू बैटरी का वोल्टेज विच इज 15। वी बी अपने को निकालना है, वी ए अपने को 5 दे रखा है, दिस शुड बी इक्वल्स टू 15। तो बैटरी का हायर वाला जो टर्मिनल है वो कितने पोटेंशियल पे होगा? वो होगा 20 वोल्ट के पोटेंशियल पे। और तुम चेक भी कर सकते हो कि अगर ये 20 पर है और ये वाला +5 पर है, तो वी हायर माइनस वी लोअर इज 15, जो कि बैटरी का वोल्टेज है। एकदम सही बात। ठीक है, अब दूसरा देखो भाई। नेक्स्ट देखो कोई सर्किट वगैरह दे रखा है, इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है, सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लो। देखो जनरली अपन क्या करेंगे? जनरली बैटरी के जो लोअर टर्मिनल है या इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, उसको अपन एज्यूम करेंगे वो 0 वोल्ट पर है। अगर ये 0 वोल्ट पर है तो ये वाला पॉइंट कितने पोटेंशियल पे हो जाएगा? ये V वोल्ट पे हो जाएगा, क्योंकि V हायर माइनस V लोअर बैटरी के वोल्टेज के बराबर है। ये कंडीशन मेंटेन रहनी चाहिए। अगर ये पॉइंट V पर है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? V पोटेंशियल पे होगा। और ये पॉइंट अगर 0 पर है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? 0 वोल्ट पर होगा। बात समझ में आ रही है? अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा भाई? इस रेजिस्टेंस में भी अगर मैं देखूं तो हायर पोटेंशियल है ये वाला पॉइंट, लोअर पोटेंशियल है ये वाला पॉइंट, तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर जाएगा। तो इस तरह से अपना सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर जाएगा, आई करंट इस तरह से फ्लो कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आई करंट फ्लो कर रहा होगा। और इस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस आई की वैल्यू हो जाएगी वी हायर माइनस वी लोअर दैट इज वी बाय आर। कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? दैट इज V माइनस 0 V, और उसका रेजिस्टेंस कितना है? R। बात समझ में आ गई? अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही 0 लेना है। इस 0 की जगह तुम इसको 10 वोल्ट भी ले लेते। अगर इसको तुम 10 वोल्ट भी ले लेते, कितना ले लेते इसको? मान लो लेट्स से तुम बोलते ये पॉइंट मेरा 10 वोल्ट पर है, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं कि ये 10 प्लस V हो जाएगा। ये भी क्या हो जाता? 10 प्लस V, और ये वाला टर्म कितना होता? 10 होता। अब चेक करो R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता? ये आता 10 प्लस V माइनस 10, स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? V। और करंट कितना आता? V बाय R। मतलब ये जरूरी नहीं है तुम 0 ही लो, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अपन 0 ले लेते हैं। हम 10, 100, 500 कुछ भी ले सकते हैं, बट लेना इस तरह से कि बैटरी की कंडीशन सेटिस्फाई रहे। मतलब बैटरी के हायर टर्मिनल का वोल्टेज माइनस लोअर टर्मिनल का वोल्टेज वो किसके बराबर होना चाहिए? जितना भी बैटरी का वोल्टेज है। बात समझ में आ गई? तो अब देखो करंट की अगर हम बात करें, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? करंट हमेशा फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो किसी भी रेजिस्टेंस में करंट हायर टू लोअर करेगा तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में कुछ करंट फ्लो कर जाएगा I। और ये I की वैल्यू होगी कितनी? I की वैल्यू होगी V हायर माइनस V लोअर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। V हायर माइनस V लोअर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा रजिस्टर में? हायर टू लोअर टर्मिनल या हायर टू लोअर पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पर क्या है? दो तुम्हें छोटे छोटे से सर्किट दे रखे हैं, तुम्हें करंट बताना है।
हायर देखो, हायर कौन है, पहले ये चेक करना होगा हायर कौन है। -4 वोल्ट बड़ा होता है या -10 वोल्ट बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है सर, -4 बड़ा होता है। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? करंट हायर टू लोअर फ्लो करेगा, मतलब -4 से -10 की तरफ करंट जाएगा। और इस करंट की वैल्यू कितनी आएगी? आई की वैल्यू आएगी वी हायर दैट इज -4 माइनस ऑफ वी लोअर दैट इज -10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 3। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? ये हो जाएगा 6/3। तो करंट कितना आ गया? करंट आ गया 2 एम्पियर। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है बी से लेकर ए की तरफ फ्लो कर रहा है। दूसरा सर्किट देखो, ए से बी, ए बी, ए पर पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट, बी पर पोटेंशियल कितना है? -2। तो हायर वाला कौन है? ए वाला है, हायर वाला। तो इसमें भी अगर मैं करंट की वैल्यू बोलूंगा, करंट हो जाएगा वी हायर दैट इज 10 वोल्ट माइनस वी लोअर दैट इज -2 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/2। मतलब इस केस में करंट फ्लो करा कितना? 6 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगी उसकी? ए से लेकर बी की तरफ। आज समझ में आ गई? इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा और अच्छा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा और अच्छा प्रॉब्लम हो गया, तो इसको और अच्छे तरीके से करेंगे भाई, ठीक है। ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ। हमेशा सबसे पहले क्या करो, ऐसा सर्किट दिखे ना, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स मार्क करना स्टार्ट कर दो। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर मैं मार्क करूंगा तो ये बैटरी का ये क्या होगा? नेगेटिव। बैटरी का ये क्या होगा? पॉजिटिव। अब इस रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, इस रेजिस्टेंस में भी करंट कैसे फ्लो करेगा? इसमें भी सेम आई करंट ही फ्लो करेगा ना, आई करंट फ्लो करेगा विच इज 2 एम्पियर। तो हमें पता है करंट फ्लो करता है हायर से लोअर। तो इस वाले रेजिस्टेंस में इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मतलब ये पॉइंट रहेगा इसका हायर और ये पॉइंट रहेगा इसका लोअर। तो इसीलिए ये वाला हो गया वी हायर, ये हो गया लोअर। और इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितने पोटेंशियल का आएगा? पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो जाएगा? वो होगा आई इंटू आर दैट इज 2 एम्पियर इंटू 5 ओम, मतलब यहाँ पर 10 वोल्ट पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। अब हमसे पूछा है कि वी ए माइनस वी बी फाइंड करो। तो देखो क्या करना है कि किसी एक पॉइंट से शुरू हो जाओ, एक पॉइंट से चलना शुरू करो। मैं ए पॉइंट से चलना शुरू कर रहा हूँ, तो पहले मैं लिखूंगा वी ए, ठीक है। फिर बैटरी में देखो, बैटरी में कैसे गए हम? माइनस से पॉजिटिव गए, मतलब अपन क्या करी? वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। अब पोटेंशियल बढ़ गया, माइनस से प्लस गए, पोटेंशियल बढ़ गया। अगर पोटेंशियल बढ़ा है तो उसे प्लस के साथ लिखना। कितना लिखेंगे इसको? +8। बात समझ में आई? फिर अपन किसके पास पहुंचे? रजिस्टर के पास पहुंचे। इसमें हम कैसे गए? इसमें इस डायरेक्शन में गए, अपन को करंट की डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में गए ना। तो हम कैसे गए भाई? प्लस से माइनस चले गए। इट मींस पोटेंशियल क्या हुआ? पोटेंशियल घट गया। अगर पोटेंशियल घटा है तो माइनस का साइन आएगा, दैट इज -10 वोल्ट। फाइनली फिर हम किस पे पहुंच गए? फाइनली फिर अपन बी पॉइंट पे पहुंच गए। तो इसको क्या कर दो? इसको लिख दो इज इक्वल्स टू वी बी। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू -2 वोल्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका है ये सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखो भाई, और देखो, एक से शायद तुम्हें अच्छे से समझ ना आया हो, दूसरा प्रॉब्लम देखो, अब ये और बढ़िया तरीके से समझ आएगा। क्या दे रखा है भाई? एक टर्मिनल तुम्हें दे रखा है एक्स, दूसरे पे दे रखा है कि वोल्ट कितना है? पोटेंशियल 4 वोल्ट। मैं मार्क कर लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ ये है पोटेंशियल, ये है टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी। अब क्या मार्क करना शुरू करना है? पहले बैटरी देखो, बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव मार्क करो। बैटरी का छोटा वाला होता है नेगेटिव और बड़ा वाला क्या होता है? पॉजिटिव। इन द सेम वे इस रेजिस्टेंस में भी करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो इट मींस इसका ये वाला पॉइंट हायर रहा होगा और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा? लोअर रहा होगा। तो ये होगा हायर पोटेंशियल पे, ये होगा लोअर पोटेंशियल पे। इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितने पोटेंशियल का आएगा? वो आएगा आई इंटू आर। आई कितना है? 2 और आर कितना है? 5। तो कितने का ड्रॉप आ जाएगा इसमें? 10 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। अब देखो क्या करो, किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू कर दो। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बी पॉइंट से चलना शुरू कर रहा हूँ। बी पॉइंट से उल्टा जा रहे हैं, कैसे अपन चलना शुरू कर रहे हैं? बी पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हैं, तो पहले अपन बी पॉइंट पे खड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वी बी। फिर हम बी पॉइंट से चलना शुरू करें भाई, चलते गए, क्या दिखा अपने को? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नजर आया। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं अपन, घट गए, मतलब पोटेंशियल घट गया। घट गया तो क्या लिखेंगे? माइनस के साथ। तो कितना हो जाएगा ये? -20। फिर क्या हुआ भाई? फिर आगे बढ़ना स्टार्ट किया अपन ने, बैटरी से आगे बढ़े। फिर क्या दिखा अपने को? रेजिस्टेंस दिखा। रेजिस्टेंस में हम कैसे गए भाई? माइनस से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल बढ़ गया। इट मींस हम कैसे लिखेंगे इसको? प्लस के साथ। तो ये आ जाएगा +10। फिर फाइनली किधर पहुंचे भाई? रेजिस्टेंस को पार करके फाइनली ए पॉइंट पे पहुंच गए, तो हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ए, है ना। अब मार्क करना शुरू कर दो। बी पर तो 4 दे ही रखा था, -20 + 10 दिस शुड बी इज इक्वल्स टू वी ए। तो वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? वी ए की वैल्यू आ रही है -10 + 4 दैट इज -6 वोल्ट। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? वी ए की वैल्यू आ गई। और वी ए ही क्या दे रखा है? एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? -6 वोल्ट। दूसरा तरीका देख लो भाई, अगर ए से चलना शुरू किया होता तो भी क्या सेम आंसर आता है क्या?
तो उठ लो भाई। तो अपन ए से चलना शुरू कर रहे हैं, ए से चलना शुरू किया तो पहले क्या लिख लेंगे, पहले ही अपन लिख लेंगे वी ए। वी ए लिख लिया। ए से चलना शुरू किया था, फिर हम किसके पास पहुंचे, रजिस्टर के पास। रजिस्टर में अपन ने देखा कि अपन पॉजिटिव से नेगेटिव गए, मतलब अपन घट गए, इट मीन्स पोटेंशियल घट गया। पोटेंशियल घट गया तो मैं लिख दूंगा -10। फिर मैं किसके पास पहुंचा, फिर मैं बैटरी के पास पहुंचा। बैटरी में मैंने देखा कि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव गया हूं, इट मीन्स अपन बढ़ गए। बढ़ गए तो क्या लिख देंगे अपन, +20। फाइनली फिर किस पे पहुंच जाएंगे, बी पर, तो इज इक्वल टू वी बी लिख देंगे। वी ए की वैल्यू है x और ये हो जाएगा +10 और वी बी की वैल्यू कितनी है 4, तो x की वैल्यू अगेन कितनी आ गई, -6 वोल्ट आ गई। ठीक है, समझ में आई बात। देखो भाई एक और प्रॉब्लम देखो, क्या दे रखा है अपने को, इस बार दो दो बैटरी दे रखी है, दो रेजिस्टेंस दे रखा है और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। तो सबसे पहले क्या करना होता है, पहला काम तो सर अपना होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव मार्क करूं। तो अगर मैं करंट, तो मैं देखूंगा कि ये होगा बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव। अब देखो भाई करंट कैसे आ रहा है, करंट इस डायरेक्शन में चलता हुआ आ रहा है, तो इसमें भी इस तरह से जाएगा, मतलब ये इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इसमें भी करंट इस तरह से जाएगा, तो इसका ये रहेगा हायर और ये रहेगा लोअर। तो कैसे बनेगा, ये रहेगा हायर, ये रहेगा लोअर, ये रहेगा हायर, ये रहेगा लोअर। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4 वोल्ट। इसमें कितने का आएगा, 5 इंटू करंट 2, तो इसमें कितने का आएगा, 10 वोल्ट का आएगा। वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो मैंने क्या किया, मैं ए से चलना शुरू कर रहा हूँ। ए से चलना शुरू किया तो पहले अपने को ए मिला, फिर अपन 5 वाले ओम में जैसे ही गए, हमने देखा कि इधर अपन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल बढ़ गया, इट मीन्स अपन +10 लिखेंगे। फिर क्या हुआ, फिर अपन इस 20 वोल्ट वाली बैटरी में एंटर करें और इसमें हम कैसे गए, इसमें हम गए प्लस से माइनस, इट मीन्स घट गए। घट गए तो लिख देंगे अपन -20 वोल्ट। ठीक है, फिर अपन दूसरे रजिस्टर में गए, इस रजिस्टर में गए तो माइनस से प्लस की तरफ गए, इट मीन्स अपन बढ़ गए। बढ़ गए तो +4 लिख देंगे। फिर दूसरी बैटरी में अपन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो -4 लिख देंगे। दिस शुड बी इज इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। आज समझ में आ गई। तो इन्हीं स्टेप्स को क्या करता हूँ, एक बार मैंने लिख भी दिया अभी तुम लोगों के लिए, यही सारे पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मार्क द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर विद प्लस माइनस साइन। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हर एक रजिस्टर में क्या करो, प्लस माइनस साइन मार्क करो और हर एक रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप भी मार्क करो। मतलब जैसे ही हम पॉजिटिव नेगेटिव और 4 वोल्ट लिखा ना, पॉजिटिव नेगेटिव 4 वोल्ट, तो पहला काम अपने को यही करना है। दूसरा क्या बोल रहा है, द बिगर लाइन इन द सिंबल ऑफ बैटरी इज एट हायर पोटेंशियल वाइल द शॉर्टर इज एट लोअर पोटेंशियल। मतलब बैटरी में ये जो हायर लंबी वाली लाइन है ना, दिस इज हायर पोटेंशियल और ये छोटी वाली लाइन है, दिस इज लोअर पोटेंशियल। बड़ी वाली लाइन हायर पोटेंशियल, छोटी वाली लाइन लोअर पोटेंशियल, हमेशा बैटरी के केस में। इफ वाइल ट्रेवलिंग इन द सर्किट पोटेंशियल ड्रॉप, अगर तुम किसी सर्किट में ट्रेवल कर रहे हो और पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जैसे मैं बी से मान लो एक ही तरफ आ रहा होता, इस रेजिस्टेंस में जाता तो पोटेंशियल क्या होता, ड्रॉप होता, प्लस से माइनस की तरफ में जाता, तो मैं इसको क्या लिखता, नेगेटिव लिखता। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इफ वाइल ट्रेवलिंग इन द सर्किट पोटेंशियल ड्रॉप देन टेक इट टू बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। तो अगर किसी सर्किट में जाते वक्त पोटेंशियल तुम्हारा ड्रॉप हो जाता है तो उसको क्या ले लेना है, नेगेटिव, और अगर पोटेंशियल तुम्हारा गेन हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको पॉजिटिव ले लेना है। आज समझ में आ गई। अब देखो और बढ़िया सवाल भाई, और बढ़िया सवाल कैसे, 3 बैटरी दे रखी, 3 बैटरी भाई सब, अब कैसे करेंगे, 2 एम्पियर करंट भी दे रखा है। तो पहला स्टेप अपने को याद है कि प्लस माइनस मार्क करने होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ही मैं फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ पर प्लस माइनस मार्क करना मैंने स्टार्ट किया, बैटरी का प्लस, बैटरी का माइनस, बैटरी का प्लस, बैटरी का माइनस, बैटरी का प्लस, बैटरी का माइनस। अब देखो करंट किस में जा रहा है, करंट हर एक रजिस्टर में इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, इस तरह से मार्क हो जाएंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, वो होगा आई आर 2 और आर कितना है इस रजिस्टर के लिए 6, तो ये हो जाएगा 12। इस रजिस्टर के लिए कितना हो जाएगा 8 वोल्ट और इस वाले रजिस्टर के लिए कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अब वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो मैं ए से ही चलना स्टार्ट कर देता हूँ और तुम बी से भी चल सकते हो, रिजल्ट सेम ही आएगा। ए से चलना स्टार्ट किया तो पहले मिला वी ए, फिर ये 1 वोल्ट वाली बैटरी दिखाई दी और इसमें अपन कैसे गए, माइनस से प्लस की तरफ गए, इट मीन्स अपन का पोटेंशियल बढ़ गया, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का 1 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर इस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में घुसे तो अपने को दिखा कि अपन माइनस से पॉजिटिव गए, मतलब बढ़ गए फिर से, तो फिर से क्या लिख दूंगा मैं, +4। फिर इस बैटरी में गया तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया, मतलब पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया तो अगेन क्या लिख दूंगा मैं, +4। फिर 4 ओम वाले रजिस्टर में गए, यहाँ पर भी माइनस से प्लस बढ़ गए तो +8।
फिर 2 वोल्ट वाली बैटरी में गए, इधर हम प्लस से माइनस गए इसीलिए घट गए तो -2। फिर 6 ओम वाले रेजिस्टर में अपन बढ़ गए तो +12। दिस शुड बी इक्वल्स टू वीबी। ठीक है, तो यहाँ से देखो वीए माइनस वीबी जो तुम्हारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास -27 वोल्ट। और समझ में आ गई भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, और खतरनाक सर्किट कर दिया। कितना भी खतरनाक कर लो भाई, इजीली कर देंगे अपन क्योंकि अपने बेसिक क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है भाई, यहाँ पे 2-3 पॉइंट दे दिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ठीक है, और हर एक में रेजिस्टेंस वगैरह गिवन, मतलब करंट वगैरह गिवन है कि इस वाली ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस वाली ब्रांच में 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इस पूरी ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इस पूरी ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। हमें वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीसी एंड वीबी माइनस वीसी वगैरह बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि प्लस माइनस मार्क कर लो। तो इसमें ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, इसका ये माइनस, ये प्लस, ये वाला इस बैटरी का प्लस होगा, इसका माइनस रहेगा। अब रेजिस्टेंस इसमें देख लेते हैं भाई। रेजिस्टेंस इसमें देखें तो 5 एम्पियर इस तरह से जा रहा है और इसमें भी 5 एम्पियर इसी तरह से जा रहा है, मतलब ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें भी मार्क कर लो, इसमें भी ऐसे ही आएगा प्लस माइनस और इसमें इधर आ जाएगा ये प्लस माइनस। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप देख लो कितना कितना आ जाएगा। इस 2 ओम वाले में आएगा, जो शुरू में 2 ओम है, इसमें आएगा 10 वोल्ट, इसमें आ जाएगा 5 इंटू 4 20 वोल्ट का। इसमें 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो 2 वोल्ट का, इसमें 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप अपने को देखने को मिलेगा। अब क्या कर रहे हैं, वी ए माइनस वीबी, इट मीन्स मेरे को ए से चलना स्टार्ट करना है और बी पे जाके रुक जाना है। ठीक है, ए से चलना स्टार्ट करूंगा और कहाँ पे जाके रुक जाऊंगा, बी पर जाके। मतलब मैं कौन सी वाली पाथ फॉलो करूंगा, ये वाली पाथ मैं फॉलो करने वाला हूँ। वी ए माइनस वी सी मतलब ए से चलना स्टार्ट करना है और सी पे जाके रुक जाना है, मतलब अपन ये वाली पाथ फॉलो करेंगे। वी बी माइनस वी सी मतलब अपने को बी से चलना स्टार्ट करना है और सी पे जाके रुक जाना है, मतलब अपन ये वाली पाथ फॉलो करेंगे सी वाले केस में। ओके, तो चलो भाई, पहला वी ए माइनस वी बी, ए से चलना स्टार्ट करते हैं और बी पे जाके अपन रुक जाएंगे। तो भाई ठीक है, लगाते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ए और प्लस से माइनस घट गए तो ये हो जाएगा -10, माइनस से प्लस बढ़ गए तो +10, प्लस से माइनस घट गए तो -20। और फिर अपन पहुंच चुके हैं किसमें, 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में। प्लस से माइनस अगेन अपन घट गए तो लिख दूंगा मैं -2, और फिर इसकी बैटरी माइनस से प्लस बढ़ गए तो लिख दूंगा +4 और बी पे जाके रुक गए तो वो हो जाएगा अपना वीबी। तो ये देखो -10 तो कैंसिल ही हो गए अपने पास, तो ये कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी तुम्हारे पास आ जाएगा 18 वोल्ट। बात समझ में आई भाई। ठीक है, अब क्या करना है, वी ए माइनस वी सी मतलब मैं ए से चलना स्टार्ट करूंगा और सी पे जाके रुक जाऊंगा। तो क्या लिखूंगा भाई, वी ए पर गए, फिर अपन 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में पहुंच गए जिसमें 10 वोल्ट का ड्रॉप था इसीलिए -10, फिर उसकी बैटरी में घुसे तो +10, फिर 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में -10, और फिर अपन 3 एम्पियर वाली बैटरी में पहुंच चुके हैं। प्लस से माइनस मतलब घट गए तो ये हो जाएगा -5। फिर इस रजिस्टर में, कौन से वाले रजिस्टर में, इस वाले रजिस्टर में भी प्लस से माइनस अपन गए हैं सी पहुंचने के लिए, तो अपन फिर से घट गए तो -3। दिस शुड बी इक्वल्स टू वी सी, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो यहाँ से वी ए माइनस वी सी अपने पास कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 28 वोल्ट। ओके, अब अपने को क्या निकालना है, वी बी माइनस वी सी, इट मीन बी से चलना स्टार्ट करूंगा और सी पे जाके मैं रुक जाऊंगा। तो देखो भाई कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे बी से चलना स्टार्ट किए, वी बी 4 वोल्ट की बैटरी पड़ी, प्लस से माइनस घट गए तो -4, 1 ओम का रजिस्टर माइनस से प्लस गए तो बढ़ गए तो प्लस का 2, 5 वोल्ट की बैटरी प्लस से माइनस गए मतलब घट गए तो -5। ठीक है, फिर क्या हुई, 3 वोल्ट की 1 ओम का रजिस्टर और 3 वोल्ट का ड्रॉप प्लस से माइनस घट गए तो -3। दिस शुड बी इक्वल्स टू वी सी। तो यहाँ से वी ए माइनस वी सी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10 वोल्ट। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, क्या ही दिक्कत है भाई, कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दे, अभी तो ये तो सर्किट कुछ भी नहीं है, इससे भी तगड़े तगड़े सर्किट अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत इजीली कर जाओगे तुम बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है भाई, ये हमें फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी। तो देखो इधर क्या दे रखा है, इधर दे रखा है कि इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो हुआ 7 एम्पियर और यहाँ से कितना करंट आया था 2 एम्पियर। इट मीन्स यहाँ से कितना करंट आना चाहिए, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आना चाहिए, तभी तो दोनों मिलके नीचे 7 बनाएंगे। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गई कि तुमने बेशक करंट ना दी, करंट नहीं दिया, लेकिन स्टिल अपने को पता चल गया कि यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। अब क्या करो, प्लस माइनस मार्क कर लो भाई, बैटरी के प्लस, बैटरी का माइनस, बैटरी का प्लस, बैटरी का माइनस। इसमें मार्क करेंगे तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस और होगा कितना 10 वोल्ट। इसमें मार्क करेंगे ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, होगा कितना 4 वोल्ट। इसमें मार्क करेंगे तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस और होगा कितना, ये होगा 2 वोल्ट, क्योंकि करंट है 2 ओम 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 1 ओम।
तो अपन ने मार्क कर लिया, अपने को वी ए माइनस वी बी निकालना है। इट मीन्स ए से चलना स्टार्ट करेंगे और बी पे जाके अपन रुक जाएंगे। तो ए से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वी ए। फिर अपन 2 ओम वाले रजिस्टर में घुस गए तो प्लस से माइनस घट गए, मतलब -4। 5 वोल्ट की बैटरी में फिर से घट गए -4 -5। 1 ओम के रजिस्टर में फिर से घट गए तो -2। ठीक है, फिर अपन किधर पहुंचे, अब इतना घूम लिया, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। माइनस से प्लस बढ़ गए मतलब प्लस का 10। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, फिर इस बैटरी में घुसे, प्लस से माइनस अगेन घट गए, तो क्या यूज करूंगा मैं, -10। दिस शुड बी इक्वल्स टू VB। तो यहाँ से तुम्हारे पास VA माइनस VB कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 11 वोल्ट। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट देखो भाई, फिर से तीन तीन बैटरी वाला सवाल दे दिया। ओके, नॉर्मल तरीका तो है ही अपने पास कि सबके पोटेंशियल मार्क करो, फिर पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह देखो, वो तो है। अब और भी छोटा तरीका मैं बताऊं, और भी छोटा तरीका है कि तीन तीन बैटरी को एक ही बैटरी से बदल दो। तीन बैटरी को किससे बदल दो, एक ही बैटरी से। उसके लिए देखो तुम्हें क्या देखना है कि ये जो 1 वोल्ट वाली बैटरी और ये जो 4 वोल्ट वाली बैटरी है, ये भी चाहती है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो, मतलब प्लस एक्स में फ्लो हो, ये भी चाहती है करंट प्लस एक्स में फ्लो हो। इट मीन्स दीज टू बैटरीज आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इन दोनों बैटरी की जगह अगर एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा लेते तो अपना काम हो जाता। अब अपने पास क्या है, एक 5 वोल्ट की बैटरी है। 5 वोल्ट की बैटरी करंट फ्लो कराना किधर चाहती है, प्लस एक्स में। और ये जो 2 वोल्ट की बैटरी है, ये किधर करंट फ्लो कराना चाहती है, नेगेटिव एक्स में करंट फ्लो कराना चाहती है। इट मीन्स ये जो 5 वोल्ट का कॉम्बिनेशन है, इस ये किसके, ये 2 वोल्ट के अपोजिशन में। ठीक है, अपोजिशन में है तो बड़ा कौन है, ये वाली बैटरी कितनी, 5 वोल्ट की, और ये बैटरी कितनी है, 2 वोल्ट की। तो जीतेगी कौन सी, बड़ी वाली बैटरी जीतेगी। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू एक ही बैटरी लगा लो, कितना, 3 वोल्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सर्किट सॉल्व हो जाएगा कि अगर हम एक ही बैटरी लगा ले, कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट की। तो सर्किट को एक बार मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आएगा ये एक रजिस्टर, ये एक और रजिस्टर, और देन एक और रजिस्टर, देन एक ही बैटरी कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट की। बिकॉज ये 4 वोल्ट 1 वोल्ट 5 वोल्ट की बैटरी ये सपोर्ट कर रही थी एक दूसरे को, और ये जो 5 वोल्ट की बैटरी बनी ये किसके अपोजिशन में थी, 2 वोल्ट की अपोजिशन में थी। तो ओवरऑल कितना बचा, 5 माइनस 2, डेट इज एक ही बैटरी बचेगी कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट की। और बी से कोई करंट फ्लो होता हुआ आ रहा है कितना, 2 एम्पियर। यहाँ पे तुम्हें फाइंड क्या करना है, VA माइनस VB तुम्हें फाइंड करना है। रेजिस्टेंस भी मार्क कर लो, 4 ओम 6 ओम और 2 ओम, ये है पॉइंट A। अब क्या करेंगे, सेम मेथड कि प्लस माइनस मार्क करो, प्लस माइनस, और इसमें ये हो जाएगा प्लस माइनस, इसमें ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। पोटेंशियल ड्रॉप इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 12 वोल्ट का, और इसमें आने वाला है 8 वोल्ट का, और इसमें आने वाला है 4 वोल्ट का। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, अपना ए से चलना स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा VA। फिर 2 ओम के रेजिस्टेंस में एंटर करें, माइनस से प्लस बढ़ गए तो +4। 4 ओम के रेजिस्टेंस में भी बढ़ गए तो +8। 6 ओम के रेजिस्टेंस में भी बढ़ गए तो +12। लेकिन 3 वोल्ट की बैटरी में जाते ही फिर से क्या हुआ, माइनस से प्लस, मतलब अगेन बढ़ गए तो प्लस का 3। दिस शुड बी इज इक्वल्स टू VB। तो यहाँ से देखो VA माइनस VB तुम्हारे पास क्या आ रहा है, VA माइनस VB आ जाएगा अपने पास -27 वोल्ट। ठीक है, ये तो एक बैटरी मान के किया। तुम लोग क्या करना कि इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना, जैसे ऊपर हम सॉल्व कर रहे थे, और चेक करना आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, टीचर ने सही बताया या नहीं बताया, ये तुम्हें चेक करना है। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक सर्किट थ्योरी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जाने वाला है, जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा। ओके, तो इसी तरह से देखते रहिए सारे लेक्चर्स को, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।